हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस हेड के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, टैक्स लगाने के लिए कैपिटल गेन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैपिटल गेन के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती है, जो एक है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जब उसने अपनी कैपिटल असेट से ट्रांसफर की तो उसको क्या वैल्यू मिली है। जैसे हमने हमने ना मार्केट में कोई चीज़ बेच दी तो क्या वैल्यू मिली, तो उसको हम कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, है ना। और उसमें से हम क्या मान लेते हैं, यदि बाई चांस मैंने अपना पेन बेचा 100 रुपये में, ठीक है, तो 100 रुपये मुझे मिल गया, तो उसको हम कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से क्या माइनस करते हैं, जितने की चीज़ मैंने ली है तो उसको माइनस करके मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। इसी टाइप से ही हम कैपिटल गेन निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जब हमने चीज़ ट्रांसफर की जो वैल्यू हमें मिल गई, तो उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, यदि तो शॉर्ट टर्म हो, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने रुपए की चीज़ ली है और बीच में मैंने उस चीज़ पर कोई इंप्रूवमेंट की है ना, तो उसको माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस कर देते हैं। लेकिन कई बार इंडेक्सिंग, मैंने आपके साथ यहाँ पर मेन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कब यूज़ की जाती है, जब लॉन्ग टर्म थोड़ा कंसेप्ट आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या माइनस करते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या यदि उसमें इंप्रूवमेंट की है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस करके हम क्या निकालते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं। जो आपके माइंड में आता होता है, इंडेक्स क्यों शो किया, इंडेक्स क्यों शो किया, क्योंकि हमने इस पर क्या अप्लाई किया है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसका मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। तो इस पर यूज़ किया है, ठीक है। तो मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपने समझो 20 साल पहले कोई चीज़ ली, अब ज़मीन ही ली, है ना, और समझो 20,000 की ली, है ना। 20 साल पहले 2001 में आपने 2000 में आपने क्या ली, 20,000 में ज़मीन ली। आज उसकी कीमत 20 लाख है। आज इसमें क्योंकि आप यदि 20 लाख में से 20,000 माइनस करें, है ना, तो आपका कितना ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा, है ना, कैपिटल गेन कितना ज़्यादा, और उस पर आपको बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि हम 20,000 को माइनस करें। क्यों? इतने टाइम पीरियड में जो मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी, 20,000, तो उसमें वो भी यूज़ हुआ है कि इन्फ्लेशन भी आया ना मार्केट में चीज़ों के रेट भी बढ़ेंगे, है ना। हो सकता है जैसे मैं आज ही समझो लेती हूँ 18 लाख की चीज़ लेती हूँ, आज 20 लाख में बेच देती हूँ, तो हम ये इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे क्योंकि आज की डेट में कहेंगे। यदि क्योंकि इतने सालों में कोई कुछ बाई चांस पहले लोगों की सैलरी 100 रुपया भी होती थी तब भी वो गुजारा कर लेते थे, आज 1 लाख है, ठीक है। तो मतलब कि इन्फ्लेशन आई है। तो यदि हमने अपनी कॉस्ट में किसकी एडजस्टमेंट करनी है, जो कॉस्ट 20,000, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ना, 20 साल पहले कोई चीज़ मैंने 20,000 की ली थी और आज मैं उसको 20 लाख में बेच रही हूँ, तो सबसे पहले जो कॉस्ट है 20,000 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगी, उस दिन इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करूँगी, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को उसमें डालूंगी, जिसके कारण हो सकता है जो 20,000 की चीज़ किस में आ जाए, 5 लाख में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब मैं 5 लाख को 20 लाख में कन्वर्ट माइनस करूँगी तो मेरा कैपिटल गेन कितना आएगा, 15 लाख आएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट पड़ा ना, मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता है, ये इन्फ्लेशन होता ही होता है। जैसे मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। अब बहुत खुश होते हैं ना, कई बार बैंक में पैसे डिपॉजिट करा के कि एफडी पर 6% मिल गया, 9% मिल गया, बल्कि आपका पैसा कम ही हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में बाई चांस मार्केट में इन्फ्लेशन कितना चला हो, 12%। मतलब कि आप बैंक में डिपॉजिट पैसा कराएं या ना कराएं, आपके पैसे की वैल्यू 12% क्या होगी, कम होगी, है ना। इसी टाइप से ही तो मतलब मैं इस कंसेप्ट में अभी नहीं जाऊंगी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब भी हमने कॉस्ट को किस में कन्वर्ट कर देना है, इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करके, ताकि एसएससी को उस पर क्या देना पड़े, कम टैक्स देना पड़े। यदि हम कॉस्ट को इन्फ्लेशन इंडेक्स में इन्फ्लेशन के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज़ नहीं करते हैं, मैं बताती हूँ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, बाद में बताती हूँ। यदि मैंने जो कॉस्ट को पर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं काउंट करती हूँ तो कैपिटल गेन ज़्यादा आएगा और एसएससी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए एसएससी को इस बात से बच जाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, 2001 से लेकर 2020 तक का इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे 2001-2 को 100 रुपया दिया है, 2002 को 105 दिया है, ठीक है, ऐसे अलग रेट दिया है। 2019 से लेकर 20 तक 289 दिया है, ठीक है, ये रेट दिया हुआ है। ये इंडेक्स कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगी अभी इसी में ही, ठीक है। मतलब कि आप सिर्फ यही समझिए, अभी जो कॉस्ट होती है उसको उस पर इंडेक्स का इफेक्ट डाल कर उसके अमाउंट को ज़्यादा कर देना। जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट मेरी ज़्यादा आ जाएगी और मेरा जो अमाउंट मुझे मिला है उसमें माइनस करूँगी तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कैपिटल गेन कम होगा तो मुझे टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। इसलिए ये इंडेक्सिंग गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, ठीक है। तो समझ गए इंडेक्सिंग क्यों आई,
ठीक है। इंडेक्सिंग दैट इज यूज्ड इन टैक्स लॉ में यूज होती है व्हेन कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए केस में। जैसे कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपको कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बताया था, तो वहाँ पर मैंने जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसेप्ट किया था तब मैंने इंडेक्सिंग शब्द यूज़ किया था, ठीक है, ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जैसे ये कौन से सेक्शन को कवर करता है, सेक्शन 48। अब ध्यान रखना इंडेक्सिंग कौन से सेक्शन में बताया, 48 ऑफ इनकम टैक्स में बताया गया है। और किसने नोटिफाइड किया है, ये नोटिफाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर। ये कौन नोटिफाई करती है इसका इंडेक्स, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एवरी ईयर, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू 75% एवरेज राइज इन 75% प्राइस राइज कर देती है किसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। इफ वी कंसीडर द प्राइस ऑफ द सेट्स हैज इंक्रीज्ड, the assessee want to sell the want to replace the assets with the new assets, then the cost allowed as a deduction even after indexing will be lesser than the price of new assets. However, in many cases the price rise is lesser than market price, in other case it may be higher। मतलब टोटल आप ये समझिए, जो इन सारी प्रोसेस का इंडेक्सिंग का मतलब यही है, आपकी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। जो आपने कॉस्ट पे ली है इंडेक्स को लगा के, इन्फ्लेशन को लगा के आपकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो कॉस्ट बढ़ाने से आपको क्या होगा, कैपिटल गेन कम हो जाएगा। कैपिटल गेन कम होने से आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडेक्सिंग का मेन मकसद यही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम अभी इंडेक्सिंग देख लेते हैं। और आपने मेन टर्म क्या सीखी इसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ये लागू होता है, ठीक है। और यही है। और इसमें मैंने आपने क्या टर्म सीखी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर आपको दिया है 2001 से लेकर 20 तक का दिया हुआ है। ये कौन नोटिफाई कौन करती है, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो वाइड नोटिफिकेशन इशू सेक्शन 48 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स एक्वायर्ड, कब आपने एक्वायर की थी, जो एसएससी ने कब ली थी, बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले ली है। जब असेसी ने ये वाली अभी ट्रांसफ़र करनी है उसने, है ना, आज की बात है ना, आज वो ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन उसने ये वाली एसेट्स कब ली थी, 1 अप्रैल 2001 से पहले की ली है। चाहे कैसे ली है, एज ए गिफ्ट ली है, एज ए गिफ्ट ली है, एज ए वसीयत के अंदर ली है, एज ए पार्टीशन ली है, कि पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैंने कराया था ना आपको, इसके अंदर आपके पास आ गई है, ठीक। गिफ्ट के केस में भी आपने पेमेंट नहीं की होगी, वसीयत के केस में भी आपने पेमेंट नहीं की होगी, पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी आपने पेमेंट नहीं की है। तो उस केस में कौन से सेक्शन 49(1), ठीक है। तो उस केस में हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे एक्चुअल कॉस्ट। देखिए अब हमने कैसे निकालना है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आप समझते हैं ना, एक्चुअल कॉस्ट में उस समय कितनी एक्चुअल कॉस्ट में थी, बाई चांस 1999 में मुझे गिफ्ट मिला था 20,000 का, ठीक है, तो 20,000 लिख दो। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल। एक तो ले लिया एक्चुअल कॉस्ट, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू किस डेट को ले ली हमने, चाहे मैंने 1998 में मुझे गिफ्ट मिला है, चाहे मुझे 1998 में सीट में पैसे आ गए, ठीक है, तो 1998 वाला रेट लिख दो। और क्या लिख दो, जो भी 1 अप्रैल 2001 को जो मार्केट की वैल्यू वो लिख दो, ठीक है। दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो लिख दो आप, ठीक है। दोनों पॉइंटों में से जो हाईएस्ट वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर। कॉस्ट, ये ध्यान, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, किस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुई है उसको लिखना है, ठीक है। बाई चांस ये यहाँ पर 2019 और 20 को हुई है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में 289 दिया होगा, अमाउंट कितना दिया है 289 को लिख दो यहाँ पर। हुआ बाई चांस 2018 से 19 को ट्रांसफर हुई है, तो कौन सी डेट लेनी है, ट्रांसफ़र की डेट लेनी ना, तो उसमें भी 280 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो 280 रुपये लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001 से लेकर 2 तक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 100 रुपया है, 100 रुपया लिख दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अमाउंट किससे मल्टीप्लाई पे गया, 289 से किया, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2019 से 20 कितना है 289 है, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो अमाउंट ज़्यादा ना, तो इसका मतलब जब हम कॉस्ट को
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इससे इस टॉपिक से क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक से हम क्या निकाले हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाले हैं। जब वो चीज़ मुझे किस में मिली है, गिफ्ट में मिली है, वसीयत में मिली है, पार्टीशन ऑफ हिंदू डिवाइडर के अंदर मिली है, लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट समझ लो 1997 में मिल दी है। 1997 में जब वो चीज़ मिली थी उसकी कॉस्ट लिख दो, और मार्केट में वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को मार्केट में क्या वैल्यू थी वो लिख दी। दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दिया, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन सा अमाउंट लेना है, पहले देखना है कौन से ईयर में ट्रांसफर हुई है, वो उस अमाउंट को हमने यहाँ से उतार लेना है जो इंडेक्स आपको पेपर में दिया होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना बस, या 100 कर दो यदि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001 to 1 to 100 ही है। ठीक है, लिख दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो इस अमाउंट से आप क्या निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल देंगे। इंडेक्सिंग करने से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको टैक्स कम पड़ेगा। ठीक है, इसका मकसद यही है। और एक इसमें यूज़ किया मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में यूज़ किया है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 ऑन एवर मेंशन एसेट्स। यही वाली एसेट्स जो आप ऊपर लिए ना, ये वाली एसेट्स जो बिल में पड़ी है, वसीयत में मिली है, पार्टीशन में मिली है, ये वाली एसेट्स आ गई। ठीक है, 2001 से पहले आ गई, और 2001 के बाद मैंने उसमें इंप्रूवमेंट कर दी। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी आ गई थी, मुझे घर मिल गया था, उस घर में मैंने 2-3 कमरे और बना दिए, उसमें इंप्रूवमेंट कर दी ना, मतलब कि कैपिटल एसेट्स में इंप्रूवमेंट की। ऐसे नहीं रिपेयर के खर्चे नहीं आएंगे, इंप्रूवमेंट का मतलब रिपेयर थोड़ी हुई, इंप्रूवमेंट का मतलब आपने 2-3 कमरे और बना दिए, उसमें इंप्रूवमेंट कर दी, उस एसेट्स में मैंने क्या कर दी, इंप्रूवमेंट कर दी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड ऑन और आफ्टर, ऑन मतलब उस दिन, ऑन 1 अप्रैल 2001 को, या आफ्टर, और अबव मेंशन एसेट्स, अबव मेंशन एसेट्स ये वाली एसेट्स। ठीक है, तो उसकी कैसे इंप्रूवमेंट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, जब भी खर्चे पैसे किए होंगे, है ना, समझो जब भी मैंने पैसे खर्चे किए होंगे, है ना, वो कॉस्ट लिख दी, अमाउंट लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल ट्रांसफर किया, समझ लो 2019 से 20 ट्रांसफर की होगी, तभी तो यहाँ टॉपिक आया ना, क्योंकि हम टॉपिक ही क्या कर रहे हैं, आपका असेसमेंट ये क्या है 2020 से 21, और प्रीवियस ईयर क्या है 2019-20। यदि आपका न्यूमेरिकल ये आ जाता है कि प्रीवियस ईयर 2018-19 है, तो आपने 18-19 लिख लेना, तो उसी साल ही ट्रांसफर हुई होगी तभी ये क्वेश्चन आएगा ना। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जिस साल ट्रांसफर की हुई है वो अमाउंट देख लो आप, यहाँ पर 2018-19 का 280 रुपये लिखा हुआ है, लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और जिस साल इंप्रूवमेंट की है, बाई चांस कर दिया 2004 और 5 को इंप्रूवमेंट की है, समझो, और इसमें दिया हुआ है जो आपकी बुक में दिया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 113 रुपये लिखे हो, तो यहाँ पर 113 लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दिया 280, यहाँ पर 113 लिख दिया, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपने आप बढ़ जाएगी ना। ऊपर कितना आया, मल्टीप्लाई बाय 280 आया, 2018 से 19 की कितना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 280 है, और नीचे मैंने क्या लिया 2004 और 5 को इंप्रूवमेंट की थी, 113 आ गया। तो अपने आप ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो मैंने पैसे खर्चे थे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, कैपिटल गेन कम हो जाएगा, कैपिटल गेन कम होने से क्या होगा आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मतलब कि ऐसी लॉन्ग टर्म एसेट्स जो मुझे कहाँ से मिली है, बीसीए से मिली है, गिफ्ट से मिली है, पार्टीशन से मिली है। ठीक है, 2001 से पहले मिली है तो आपने ऐसे कर लेना है, उसके बीच में आपने इंप्रूवमेंट किया, या तो उस दिन की है 2001 को, या उसके बाद किए, तो आपने ऐसे कर लेना है। ठीक है, सिंपल है, ईजी है, बस ये हो गया आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड ऑन मतलब 1 अप्रैल 2001 और आफ्टर। अब यहाँ पर मतलब कि मैंने कैपिटल एसेट्स कैसे एक्वायर की है, 1/4/2001 के बाद ली है। ठीक है, नॉट अंडर एनी ऑफ द मोड मॉडिफिकेशन मेंशन अब। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पहले ये कर लेते हैं कि मैंने कोई भी एसेट्स लिया है, एक्वायर किया है, या तो 1 अप्रैल 2001 को लिया है या फिर उसके बाद लिया है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। अब मैंने ऊपर लिखी, फिर मार्केट वैल्यू ली थी ना, उसमें दोनों हाईएस्ट ली थी, अब ये नहीं लेंगे, अब हम एक्चुअल कॉस्ट ले लिया। आपने क्या ले ली, एक्चुअल कॉस्ट, कितने रुपए की मैंने एसेट्स ली थी, मल्टीप्लाई बाय वही फार्मूला आ जाएगा, क्या आ गया, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये तो ट्रांसफर समझो 2018-19 में ट्रांसफर हुई है तो 280 रुपये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। हो सकता है कि मैंने 2001-2 को लिया है, 2-3 को लिया है, 3-4 लिया, जो यदि जिस साल भी लिखी होगी उसमें पेपर में दिया होगा ना, उसके सामने वाला अमाउंट बता देना। हो सकता है कि मैंने ये कब लिए 2005 और 6 को ली है, तो इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ 117,
117 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमेशा ज़्यादा होगा जो, क्योंकि ट्रांसफ़र का डेट, क्योंकि ट्रांसफ़र करंट ईयर होगा ना, तो वो समझो 280 आ गया डिवाइडेड बाय 117 आ गया, को एक्चुअल कॉस्ट लिख दी, एक्चुअल कॉस्ट लिख दी। बस पिछले वाले फार्मूले से ये फ़र्क है, वहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू बिच एवरेज आए, ये जो सीधे एक्चुअल कॉस्ट ही आ गया। बाकी फार्मूला आपका सेम टू सेम है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर, यदि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसी चीज़ का वो है ना, वो तो बिल वाला था ना, ये कहाँ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किसकी नहीं, जो ये जो आफ्टर लिए 1/4 या 1/4/2001 को लिए या फिर उसके बाद लिए, उसमें यदि इंप्रूवमेंट की है तो उसकी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो 5 है ना, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ट्रांसफर, यदि 2018-19 में किया 280 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल इंप्रूवमेंट की थी, हो सकता है 2015-16 में की थी, तो उस समय इन्फ्लेशन के कितना है, 254 रुपये है, तो डिवाइडेड कर देंगे, हमेशा कम होगा ऊपर वाले से, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्लियर है आपका दूसरा पॉइंट भी, बस एक बार फार्मूला तैयार कर लिया, बाकी अपने आप हो जाएंगे। अभी लास्ट हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द प्रेजेंट सेलर अंडर सेक्शन 49(1) और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 बट वाज एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर, पर लेकिन प्रीवियस ओनर ने कब ली है, प्रीवियस ओनर ने, चाहे मैंने 1/4/2001 को ली है ये वाली चीज़ या फिर इसके बाद ली है, लेकिन जो प्रीवियस ओनर जिसने मुझे दी है ना, उसने उससे पहले की ली है 2001 की, तब कैसे निकालनी है, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, पहले वाला फार्मूला, फेयर मार्केट वैल्यू किस डेट की लेनी है, 1/4/2001 की, तो बिच एवरेज मोर लिख दिया, सेम ही आ गया। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये तो वही फार्मूला आ गया कि यदि 2018-19 में ट्रांसफर हुई है तो 280 रुपये लिख दो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच प्रेजेंट सेलर बिकम इट्स ओनर, जब प्रेजेंट सेलर, जब मैं कब ओनर बना था, उस दिन की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये थोड़ा अलग है ना, कि किस दिन मैं ओनर बना था, उस दिन का इंडेक्स लिख दो, आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। तो मैंने 5 फार्मूले आपको करा दिए, पांचों के फार्मूले के सेम ही है ना, नीचे तो हमेशा ये आएगा ना, किस साल को इम्प्रूवमेंट की है, किस साल को एक्विजिशन की है, और ट्रांसफर वाला इंडेक्स ऊपर आएगा, ये आपका रट्टा लगा लो, आपका हो गया, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है यदि 2001 के एक या उसके बाद चीज़ लेते हैं या इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन यदि 2001 से पहले लेते हैं तो हम एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लेकिन फिर भी आपने एक बुक में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद ये सुन लेना है, फिर पढ़ लेना है, फिर सुन लेना है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।